Now we are going to discuss the third process we have seen in the central dogma and that is translation. मैं आपको recap करवा देती हूँ. हमने translation कहाँ पढ़ा है? तो ध्यान दें, मैंने आपको बताया था कि heterocatalysis of DNA मतलब होता है DNA से RNA बनना. तो DNA पहले मैसेंजर RNA बनाता है और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. DNA से मैसेंजर RNA की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है और ट्रांसक्रिप्शन को हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. ठीक है, और फिर इसी हेटेरोकैटालिसिस ऑफ डीएनए की नेक्स्ट स्टेप होती है मैसेंजर आरएनए जो डीएनए का मैसेज लेकर आया है उस मैसेज की मदद से वो करता है प्रोटीन सिंथेसिस. यही था सेंट्रल डॉगमा. ठीक है, अब ये वाली स्टेप थी हमारी यहाँ की सेकेंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या थी? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, वो हम पढ़ चुके हैं. सो फर्स्ट प्रोसेस वाज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जिसमें डीएनए से डीएनए ही बनता है. दूसरी स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन जिसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है. ये हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा. और अब जो है जो थर्ड प्रोसेस है वो यहाँ से यहाँ तक है. मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन सिंथेसिस. मैं इसे नीचे लिख लेती हूँ. यहाँ से यहाँ ट्रांसक्रिप्शन और मैसेंजर आरएनए जब मैसेज को डिकोड करके प्रोटीन बना देता है, प्रोटीन सिंथेसिस करा देता है, तो ये प्रोसेस जो है ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन क्यों कहलाती होगी? क्योंकि ये क्या कर रहा है? मैसेंजर आरएनए डीएनए के मैसेज को ट्रांसलेट कर रहा है जिससे प्रोटीन बन रहा है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस प्रोसेस wherein मैसेंजर आरएनए जो कि ट्रांसक्रिप्शन से बन चुका था ट्रांसलेट करेगा और प्रोसेस होगी प्रोटीन सिंथेसिस. तो ट्रांसलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन सिंथेसिस. अब अगर हमसे कोई कहता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, तो हम ट्रांसलेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फॉर ट्रांसलेशन वी कैन राइट ट्रांसलेशन कैन बी डिफाइंड एज इट्स द प्रोसेस ऑफ decoding the message of mRNA to form proteins. ठीक है, ये मैंने अभी आपको 2-3 बार बता दिया शुरू से ही कि मैसेंजर आरएनए का जो मैसेज लाया है डीएनए का उसकी डिकोडिंग और उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन ट्रांसलेशन कहलाता है. नाउ व्हाट विल बी द साइट ऑफ ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन सेल में कहाँ होगा? तो सेल के साइटोप्लाज्म में होगा. कहाँ पर? राइबोसोम्स के ऊपर. ठीक है, ऑन राइबोसोम्स, इन साइटोप्लाज्म, ऑन राइबोसोम्स. ठीक है, अब देखें 3 नाइट्रोजनस बेसेस मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं. ये अभी हम जेनेटिक कोड्स वाले वीडियो में पढ़ के आए. और एक कोडॉन जो है इट कोड्स फॉर 1 अमीनो एसिड. ये भी मैंने आपको बताया था. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया था कि AUG, एक एग्जांपल देख लें. AUG जो है वो एक कोडॉन है, एक ट्रिपलेट. देखिए 3 नाइट्रोजनस बेस हैं, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन. 3 नाइट्रोजनस बेस हैं और ये मिलकर क्या कहला रहे हैं? एक कोडॉन. ठीक है, और ये एक कोडॉन कोड करता है एक अमीनो एसिड को. और वो अमीनो एसिड मैंने आपको क्या बताया था? मिथियोनिन होता है. ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ. एक एग्जांपल ले लिया मैंने. 3 नाइट्रोजनस बेस का ट्रिपलेट कहलाता है एक कोडॉन और ये एक कोडॉन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड मिथियोनिन के लिए कोड करता है. और यही बात सारे के सारे कोडॉन्स के लिए सही है. और ये जो अमीनो एसिड्स बन गए, ये अमीनो एसिड्स जुड़ जाएंगे. जैसे इस कोडॉन ने एक अमीनो एसिड बनाया, ऐसे ही 64 कोडॉन्स हैं जिसमें से 61 अमीनो एसिड बना सकते हैं. 3 तो नॉनसेंस होते हैं, वो कुछ नहीं कोड करते, वो अमीनो एसिड नहीं बनाते. पर 64 में से 61, मैंने तो आपको सिर्फ एक बताया, 61 कोड्स आप देख चुके पिछले वीडियो में जिसमें जेनेटिक कोड्स का वीडियो था. तो 61 ऐसे कोडॉन्स होते हैं जो अलग अलग अमीनो एसिड, टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं, के लिए कोड करते हैं. और ये अमीनो एसिड्स क्या करते हैं? दे join and then they form polypeptide chain. ठीक है, ये तो हुआ प्रोसेस कि कैसे ट्रांसलेशन होगा. ये ट्रांसलेशन के बारे में हम बताया कि ट्रांसलेशन में ऐसा होता है. नाउ विल सी द प्रोसेस इन डिटेल. Now next question comes in our mind and that is
दैट इज इफ ट्रांसलेशन हैज टू टेक प्लेस, अगर ट्रांसलेशन होना है तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द ट्रांसलेशन टू take place. So we will talk about requirements for translation. ट्रांसलेशन कराने के लिए क्या क्या लगेगा? सो सबसे पहले तो हमें डीएनए चाहिए, ठीक है. देन वी वांट 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स. फिर हमें चाहिए आरएनए, जितने भी तरह के आरएनए सारे, तीनों, ऑल आरएनएज, तीनों आरएनए चाहिए हमें. एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, तीनों तरह के आरएनए चाहिए. उसके बाद प्रोसेस राइबोसोम में होनी है सेल के, तो राइबोसोम भी चाहिए. देन एंजाइम्स भी लगेंगे जिन्हें हम फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. ये हमारी रिक्वायरमेंट लिस्ट बन रही है. देन हमें एनर्जी भी लगेगी, तो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे क्या होंगे? एटीपी. हमें एनर्जी भी चाहिए, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट या जीटीपी भी ले सकते हैं, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट. सो ये हो गए ट्रांसलेशन के रिक्वायरमेंट. डीएनए चाहिए, 20 अमीनो एसिड्स चाहिए, सब तरह के आरएनए चाहिए, राइबोसोम, एंजाइम और एनर्जी सोर्स. नाउ विल सी there are 2 steps in translation. How many? There are ट्रांसलेशन में कितनी स्टेप्स हैं? 2 स्टेप्स हैं. पहली स्टेप है जो अमीनो एसिड आप लेके आ रहे हैं उनका एक्टिवेशन होना चाहिए. सो फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. देन अमीनो एसिड्स के एक्टिवेशन के बाद जो है क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड चेन. सो सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट. सो दीज आर द 2 स्टेप्स विच आर नीडेड फॉर द ट्रांसलेशन, और हम इन्हीं स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट स्टेप इन ट्रांसलेशन वॉज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड. पहली स्टेप क्या है? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड. सो अमीनो एसिड्स के एक्टिवेशन की बात हो रही है. नाउ इस प्रोसेस के लिए अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें लगेगा एंजाइम, एंड द एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड एज अमीनो एसाइल टीआरएनए. ओके, क्या कहलाता है? अमीनो एसाइल टीआरएनए, ठीक है. एंड और वी कैन से कंप्लीट नाम है उसका अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज. ओके, और इसके अलावा हमें एटीपी की भी जरूरत होगी. देन ये जो एंजाइम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये जो एंजाइम है इसमें 2 बाइंडिंग साइड होती हैं. सो यू कैन राइट दिस एंजाइम हैज 2 बाइंडिंग साइड्स. 2 बाइंडिंग साइड्स. हम इसका स्ट्रक्चर बना के इसको समझ लेते हैं. हम किसकी बात कर रहे हैं? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की बात कर रहे हैं. नाउ सी, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. ये इसमें आपको 2 साइड्स दिख रही होंगी. जो पहली साइड है ये वाली, ये साइड, दिस इज योर फर्स्ट साइड. ये एंजाइम है, जिसपे ये 2 साइड्स हैं. पहली साइड पे अमीनो एसिड बाइंड करता है. लिख लें, अमीनो एसिड बाइंड्स हियर. यहाँ अमीनो एसिड बाइंड करता है. और ये जो सेकेंड साइट है, ऑन दिस सेकेंड साइट व्हाट हैपेंस? टीआरएनए बाइंडिंग साइट है ये. दिस इज टीआरएनए बाइंडिंग साइट. ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर आकर बाइंड करता है. सो किसका स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम का. और इस एंजाइम पे 2 बाइंडिंग साइट होती हैं. पहली पर आकर अमीनो एसिड बाइंड करता है
फर्स्ट साइड पे, और सेकंड साइड पे टीआरएनए बाइंड करता है। ठीक है, नाउ यू सी अब क्या होगा, यहाँ पर अमीनो एसिड प्लस एटीपी प्लस योर एंजाइम, ये तीनों चीजें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से ही हम क्या बोल सकते हैं, क्या बन रहा है, अमीनो एसाइल, और यू कैन से इट्स एन एक्टिवेटेड अमीनो एसिड और अमीनो एसाइल कॉम्प्लेक्स, और इसे जो है हम अमीनो एसिड AMP ई कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। मतलब अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, सो दिस कैन बी कॉल्ड एज दिस। जब ये पूरा ज्वाइनिंग हो जाएगा, सो दिस कैन बी कॉल्ड एज AAAMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो ये टीआरएनए की जो बाइंडिंग हो रही है इस एंजाइम पर, ये जो है अमीनो एसाइलेशन या चार्जिंग ऑफ जो है अमीनो एसाइल कॉम्प्लेक्स भी कहा जा सकता है। नाउ हियर कम्स वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज देयर आर 3 स्टेप्स इन ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में भी आपने 3 स्टेप्स पढ़ी थी, ट्रांसलेशन में भी 3 स्टेप्स हैं, और वो 3 स्टेप्स क्या हैं? The first step in transcription is called as initiation. Initiation means process की शुरुआत। इसके बाद सेकेंड स्टेप है elongation, और लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन। तो अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो ध्यान से देखा तो आपको समझ आ गया होगा कि इन तीनों स्टेप्स के नाम दोनों ही प्रोसेस में सेम है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 3 स्टेप्स इन सीक्वेंस वन बाय वन। पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। सो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में पहला स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन में सबसे पहले आपको जो है राइबोसोम का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि राइबोसोम के स्ट्रक्चर में 2 यूनिट होती हैं। ठीक है, एक बड़ी यूनिट होती है और दूसरी जो है वन लार्जर यूनिट, एंड द सेकेंड इज योर स्मॉलर यूनिट। एक बड़ी और एक छोटी यूनिट होती है। राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, 70S और 80S राइबोसोम। हम यहाँ पर पहले 70S राइबोसोम देख लेते हैं। इस 70S राइबोसोम में जो स्मॉल यूनिट होती है वो 30S होती है, और जो बड़ी यूनिट होती है वो यू कैन से 50S होती है। तो ये एक 80S राइबोसोम है, आप इस 70S भी बना सकते हैं। सो दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट, and this is the larger or bigger subunit. So it's written ribosome 70S, but you can see 50 and 30 subunits, so don't count them. It's not supposed to be totaled. 70S में 2 subunit होती है, 50S और 30S। अगर 80S राइबोसोम होता तो उसमें 2 सबयूनिट अलग होती हैं, दैट इज 60 and 40। तो ये 70 इस 50 और 30 के टोटल से नहीं आता, ये ध्यान रखना है। तो जो ये राइबोसोम 70S है, दिस इज एक्चुअली प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, और जो 80S होता है वो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है। इनको अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो इनमें काफी डिफरेंस है। 70S राइबोसोम में जो लार्जर सब यूनिट है वो 50S होती है और स्मॉलर सब यूनिट 30S होती है। लेकिन अगर 80S राइबोसोम देखें, इस S का मतलब क्या है? दिस S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट। दिस S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट, और इसे जो है हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। इसके 2 नाम हैं। सो बेसिकली 80S राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती है। जो बड़ी लार्जर सब यूनिट है वो 60S होती है और स्मॉलर वाली 40S होती है। तो एक्चुअली ये जो 80 है ये इनका सम नहीं है। ऐसे ही 70 जो राइबोसोम है 70S वो 50 और 30 का सम नहीं है। सो राइबोसोम 70S का ये स्ट्रक्चर है, इसमें 2 यूनिट्स हैं, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। और एक्चुअली ये 50S का मतलब है कि जो बड़ी सब यूनिट है वो सेटल होती है 50S पे, यानी इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है 50 और इस छोटी वाली का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है 30। Although don't go deeper into this because we are not studying ribosomes, although we are studying translation, but ये 50 plus 30 कई बच्चे जोड़ के 80 सोचते and they might have got confused कि यहाँ 70 लिखा है and इसका सम 80 आ रहा है। That is why I gave this much explanation. अब ध्यान दें
कि इस राइबोसोम की जो बड़ी वाली सब यूनिट है, जो लार्जर सब यूनिट है, इसमें 3 एक्चुअली साइट्स होती हैं. देयर आर 3 साइट्स. द लार्जर सब यूनिट हैज 3 sites on it, and these sites are E, that is exit site, then P, that is peptidyl site, and A, that is amino acyl site. तो इसमें 3 साइट्स होती हैं. दिस इज द राइबोसोमल लार्जर सब यूनिट, और नीचे जो है एक स्मॉलर सब यूनिट भी बनेगी. दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट, राइट. ये एक 70S राइबोसोम बनाया है मैंने. अब यहां मैंने क्या बताया, 3 साइट्स हैं लार्जर सब यूनिट में. E इज एग्जिट साइट, P is peptidyl site, and the last one A is amino acyl site. Now जो मैसेंजर आरएनए है वो कहाँ आके बाइंड करेगा? मैसेंजर आरएनए बाइंड्स टू स्मॉलर सब यूनिट, दैट इज 30S. नोट दैट मैसेंजर आरएनए बाइंड्स टू स्मॉलर सब यूनिट, दैट इज 30S ऑफ राइबोसोम. और जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए इट बाइंड्स टू द लार्जर सब यूनिट, दैट इज 50S. ठीक है. सो फर्स्टली जो है ये बाइंड करता है टीआरएनए कहाँ पर? पी साइट पर, दैट इज पेप्टिडिल साइट पे. ठीक है. एंड देन सेकेंडली जो टीआरएनए है वो फिर ए साइट पे बाइंड करता है. पहले टी पे बाइंड करेगा. टीआरएनए जो है वो पहले कहाँ बाइंड करेगा? पहले पी साइट पे बाइंड करेगा. टीआरएनए 50S यानी लार्जर सब यूनिट पे बाइंड करता है. सबसे पहले पी साइट पे बाइंड करेगा, उसके बाद ए साइट पे बाइंड करेगा, और इसके बाद देन दे ए साइट इट गोज टू पी एंड देन टू ई, यानी पी के बाद वो ए पे और ए के बाद वो ई साइट पे जाएगा. राइट. सो इनिशिएशन हैज बीन डन. टीआरएनए आपका जो है वो लार्जर यूनिट पे जुड़ चुका है, और पहले वो कहाँ जुड़ा? पी साइट पे. फिर कहाँ जुड़ा? ए साइट पे. देन इट हैज गॉन टू ई साइट. अब ये इनिशिएशन खत्म हो गया है. सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड एज इलोंगेशन. सो सेकेंड स्टेप इन ट्रांसलेशन इज इलोंगेशन. इसमें क्या होता है? इलोंगेशन इज डन बाय फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, या आप कह सकते हैं कि इलोंगेशन में पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म हो जाती है. राइट. सो एक्चुअली अ पेप्टाइड लिंकेज इज अ बॉन्ड. हमें पता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन्स में. सो अ पेप्टाइड लिंकेज, दिस बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिंकेज. सो अ पेप्टाइड लिंकेज इज व्हाट? इट्स अ बॉन्ड. इट्स अ बॉन्ड वेयर बिटवीन 2 सक्सेसिव अमीनो एसिड. आप अगर प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोटीन्स जो हैं, बता देती हूँ, प्रोटीन्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज पॉलीमर्स. दे आर कॉल्ड एज पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड. अमीनो एसिड का पॉलीमर कहलाते हैं. तो पॉलीमर मतलब बहुत लंबी लंबी चेन किसी चीज की जब जुड़ जाती है तो अमीनो एसिड, मान ले ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं. ठीक है. और ये अलग अलग हैं, अभी बन चुके हैं सारे अमीनो एसिड मगर अलग अलग हैं. अब ये क्या करेंगे? ये आपस में जुड़ेंगे. तो जब भी आपको किसी चीज को जोड़ना होता है, अगर ये मोती होते तो आपको धागा चाहिए था इन्हें जोड़ने के लिए, मगर ये अमीनो एसिड्स हैं तो अमीनो एसिड्स को जोड़ने के लिए आपको बॉन्ड चाहिए, और ये जो बॉन्ड है ये ही पेप्टाइड लिंकेज है. सो पेप्टाइड लिंकेज क्या करता है? इट्स अ काइंड ऑफ अमाइड लिंकेज. अमाइड मतलब CONH लिंकेज. ठीक है. जो ज्वाइन करता है अमीनो एसिड्स को, और जब अमीनो एसिड्स की बड़ी सी चेन बन जाती है तो उसी को हम पेप्टाइड चेन कहते हैं, क्योंकि उसमें पेप्टाइड लिंकेज होता है. और जुड़े क्या होते हैं? ये एक जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये एक अमीनो एसिड है, और जब ये बार बार रिपीट हुआ तो इसने क्या बना दिया? पॉलीमर बना दिया है, और इसी पॉलीमर को, इस पूरी चेन को प्रोटीन कहेंगे. ठीक है. सो बेसिकली जितने भी टीआरएनए आएंगे जुड़ने के लिए, ऑल टीआरएनएज will bring amino acid.
all tRNAs will bring amino acids. Will bring amino acid and codes will pair. codes की pairing हो जाएगी and what will happen? amino acids will join और अमीनो एसिड्स जो है जुड़ जाएंगे. और मैंने बता दिया अमीनो एसिड्स को जोड़ने के लिए लिंकेज होगा, दैट इज पेप्टाइड लिंकेज. हर एक टीआरएनए कॉम्प्लेक्स जो है इट ब्रिंग्स अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड. ये जो आप अमीनो एसिड बोल रहे हैं कि आ रहे हैं टीआरएनए के साथ, तो हर एक टीआरएनए जो है वो हर एक एवरी टीआरएनए कॉम्प्लेक्स जो कि आएगा इट विल ब्रिंग अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड. एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड लेकर आएगा और इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन विद द हेल्प ऑफ पॉलीपेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम विल टेक प्लेस. तो यहाँ पर जो एंजाइम लग रहा है इलोंगेशन में, उस एंजाइम का नाम है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम. सो दिस एंजाइम हेल्प्स इन द इलोंगेशन ऑफ द, इलोंगेशन मतलब लंबाई बढ़ना. किसकी लंबाई बढ़ रही है? पेप्टाइड चेन की लंबाई बढ़ रही है बाय द वर्च्यू ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. सो इसमें काम कौन कर रहा है? इसमें एक एंजाइम काम कर रहा है जिसका नाम है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम. सो बेसिकली हमने पहले देखा कि टीआरएनए आ रहा था, बड़ी सब यूनिट पर आरएनए की जुड़ रहा था और आरएनए की बड़ी सब यूनिट पे 3 साइट्स थी. तो वो पहले ए साइट पे आया था, फिर जो है वो पी साइट पे आया और उसके बाद वो ई साइट पे आया. ठीक है. सो फर्स्ट इट केम टू ए साइट, देन पी साइट, देन ई साइट. नाउ एम्प्टी टीआरएनए एग्जिट्स द राइबोसोम. अब टीआरएनए जो है अमीनो एसिड लाया था, उसने अमीनो एसिड को यहाँ छोड़ दिया, अब टीआरएनए एम्प्टी है. सो एम्प्टी टीआरएनए विल एग्जिट द राइबोसोम. इन दिस वे इलोंगेशन ऑफ अमीनो एसिड टेक्स प्लेस. एंड व्हाट हैपेंस एट द लास्ट? सो एट लास्ट कम्स, लास्ट में क्या आएगा? एट लास्ट कम्स द स्टॉप कोडॉन. क्या आएगा? स्टॉप कोडॉन. जो आपने 3 नॉनसेंस कोडॉन्स पढ़े थे वो आएंगे, उसमें से कोई एक कहाँ पर? 3' एंड पे. ठीक है. और बेसिकली इलोंगेशन के दौरान राइबोसोम कहाँ मूव कर जाता है? इट मूव्स ऑन मैसेंजर आरएनए. इसको नोट कर लेंगे कि ड्यूरिंग इलोंगेशन, इलोंगेशन होते समय, ड्यूरिंग इलोंगेशन your ribosome moves on mRNA. So note this, elongation के समय राइबोसोम कहाँ मूव कर जाता है? इट मूव्स ऑन mRNA. एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैसेंजर आरएनए जो है इज एक्चुअली रीडिंग 1 कोडॉन एट अ टाइम. इट रीड्स, कैन राइट मैसेंजर आरएनए, इट रीड्स 1 कोडॉन, सिर्फ एक ही ट्रिपलेट कोडॉन को एक समय में ये रीड करता है. एंड बेसिकली जो स्टार्ट टू स्टॉप कोडॉन आ रहा है, स्टार्ट से प्रोसेस शुरू हुई थी और अभी हमने कहा कि लास्ट में क्या आ जाएगा? स्टॉप कोडॉन आ जाएगा. सो ये जो कोडॉन्स की रीडिंग है ये चलती कहाँ से है? स्टार्ट टू स्टॉप कोडॉन. जो मैसेंजर आरएनए रीड कर रहा है वो 5' to 3' रीडिंग करेगा फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप कोडॉन. एंड नाउ जैसे ही आपका स्टॉप कोडॉन आया, द थर्ड स्टेप कम्स इनटू प्ले एंड दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन. टर्मिनेशन का मतलब होता है प्रोसेस विल एंड अप नाउ, विल गेट टर्मिनेटेड. सो हमने बोला था कि 64 टोटल अमीनो एसिड्स के लिए जो है 64 कोड्स होते हैं जो 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, मगर 64 सारे के सारे कोड नहीं करते. 64 में से 61 कोड करते हैं और 3 नॉनसेंस कोडॉन होते हैं. तो ये जो स्टॉप कोडॉन की बात हो रही है वो कौन से थे? 3 नॉनसेंस कोडॉन मैंने आपको जो है जेनेटिक कोड के वीडियो में पढ़ाए थे. वो थे UAA, UAG और UGA. इन्हीं तीनों को हमने क्या कहा था? स्टॉप कोडॉन कहा था. ठीक है. और इन्हें ही हम नॉनसेंस कोडॉन भी बोलते हैं. दे आर ओनली कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडॉन्स. अगर इनमें से कोई भी एक आ गया एंड इट विल बाइंड विद द टर्मिनेशन फैक्टर. ठीक है. सो
It will bind with the termination factor any one, if comes any one out of these three comes, binds with what? It binds with your termination factor. What? टर्मिनेशन फैक्टर. क्या होता है टर्मिनेशन फैक्टर? टर्मिनेशन फैक्टर यहाँ पर जो है R1, R2 और S तीन फैक्टर्स हैं, जिसमें से R1, R2 जो है आपके रिलीज फैक्टर्स हैं. दे आर रिलीज फैक्टर्स एंड द S इज एक्चुअली टर्मिनेशन फैक्टर. ठीक है, एक्चुअली ये तीनों ही टर्मिनेशन फैक्टर हैं. एंड हेंस होल असेंबली गेट्स डिस्पर्स्ड. और जितना भी प्रोसेस है इनमें से कोई भी आ गया तीनों में से एक, तो प्रोसेस क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी. कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट करने के लिए. हर एक राइबोसोम, नोट डाउन दैट ईच राइबोसोम मेक्स सेम, हमेशा सेम पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है. इट मेक्स ऑलवेज द सेम makes always same polypeptide chain. So basically अगर हम देखें तो हमारा जो राइबोसोम होता है, अगर हम एक 70S राइबोसोम की बात करते हैं तो मैंने अभी पढ़ाया था आपको, उसमें एक बड़ी यूनिट होती है 50S, एक छोटी यूनिट होती है 30S, एंड दे आर जॉइंड बाय अ क्लेफ्ट. ठीक है. सो बेसिकली ये बाइंडिंग साइट है मैसेंजर आरएनए की, और इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है. नोट करें, राइबोसोम इज नॉट हैविंग एनी मेम्ब्रेन. ओके, सो इट हैज नो मेम्ब्रेन. इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है. ठीक है. इट इज मेड अप ऑफ 2 अनइक्वल एंड इरेगुलर शेप्ड सब यूनिट. 2 अनइक्वल, दोनों ही सब यूनिट, 2 सब यूनिट्स होती हैं, और इन दोनों सब यूनिट्स का नेचर कैसा होता है? ये अनइक्वल है, एक बड़ी एक छोटी, और शेप में भी ये इरेगुलर होती हैं. ठीक है. देन हमारा जो राइबोसोम होता है, इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये 60% rRNA से बना होता है और 35% प्रोटीन से बना होता है. और बेसिकली इसके बारे में जानना जरूरी इसीलिए था क्योंकि दिस वाज द बाइंडिंग साइट ऑफ messenger RNA. So with this the process of translation ends. और आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी थी जिसमें मैंने आपको अभी पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ाए थे. So this was an extra information about ribosome 70S which you have used during your translation. So here the central dogma ends totally. और आपने DNA से DNA बनना, दैट इज रेप्लिकेशन पढ़ा, फिर डीएनए से मैसेंजर आरएनए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, एंड देन यू हैव स्टडीड ट्रांसलेशन, जिसमें मैसेंजर आरएनए डीएनए का मैसेज ट्रांसलेट करता है और आपके प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.